तो हेलो जय हिंद दोस्तों। आज का पेपर उम्मीद करता हूं बहुत ही बेहतर, बहुत ही शानदार गया नहीं होगा, गया ही है। चाहे वो बायोलॉजी हो या फिर मैथमेटिक्स हो सकता है एक दो चार क्वेश्चन आगे पीछे हुए हो, थोड़ा बहुत हो सकता है ना समझ आया हो कुछ क्वेश्चन किसी सेट में, नहीं तो लगभग सेट बहुत ही बेहतर, बहुत ही बेहतरीन तरीके से पेपर पूछा गया था। यानी बहुत ही नॉर्मल पेपर कह सकते हो, बहुत ज्यादा हार्ड पेपर नहीं था। तो उम्मीद करता हूं मजा बहुत आया होगा। अब हमें फोड़ना है दोस्तों केमिस्ट्री के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में दोस्तों बिना रटाए दावे के साथ कहता हूं हर एक टॉपिक तुम्हारे दिमाग में ठोक दूंगा। पूरी चीज को ध्यान से देखना। तो सबसे पहला है हमारा ल्यूकोस परीक्षण। आज की इस वीडियो में जितने भी केमिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट परीक्षण होंगे और जितने मोस्ट इंपोर्टेंट नियम होंगे वो सारा कुछ तबाही मचा देने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहला है ल्यूकोस परीक्षण होता क्या है। तो ध्यान से समझने की कोशिश करो ल्यूकोस परीक्षण है क्या। ल्यूकोस परीक्षण होता है भैया अल्कोहल पहचानने की विधि। ल्यूकोस परीक्षण के ल्यूकोस याद रखना, ल्यूकोस परीक्षण क्या होता है पहले समझो फिर परिभाषा की तरफ चल रहे हैं। ठीक ना, ल्यूकोस परीक्षण जो होता है वो याद रखना भैया, वो याद रखना ल्यूकोस परीक्षण जो होता है यहां पे जिंक क्लोराइड और HCl का एक तरह का मिश्रण होता है। ठीक है, जिंक क्लोराइड और HCl का एक तरह का क्या होता है, घोल यानी मिश्रण होता है। इसमें जब हम अल्कोहल डालते हैं, इसमें जब हम अल्कोहल को डालते हैं तो ये बताता है कि वह प्राथमिक अल्कोहल है या द्वितीयक अल्कोहल है या तृतीयक अल्कोहल है। ल्यूकोस परीक्षण का बस इतना सा काम है। तो ल्यूकोस परीक्षण क्या होता है, ल्यूकोस परीक्षण होता है अल्कोहल में, याद रखना अल्कोहल में ल्यूकोस अभिकर्मक मिला करके, ठीक है, मिलाने पर अल्कोहल में ल्यूकोस अभिकर्मक क्या करने पर, मिलाने पर हमें पता चलता है कि वह तृतीयक है, द्वितीयक है या फिर प्राथमिक अल्कोहल है। यानी अगर आप इसका डेफिनेशन लिखोगे तो आप लिख सकते हो कि ल्यूकोस परीक्षण के द्वारा हम अल्कोहल को पहचानते हैं कि वह प्राथमिक अल्कोहल है या द्वितीयक अल्कोहल है या तृतीयक अल्कोहल है। ल्यूकोस परीक्षण में मुख्य रूप से ZnCl प्लस HCl का एक घोल होता है। जब इसमें हम अल्कोहल को डालते हैं और डालने के बाद तुरंत धुंधलापन अगर आने लगे, एक फॉग यानी समझ रहे हो ना, एक धुंधलापन निकलने लगे, एक धुआं निकलने लगे, कोहरा निकलने लगे, एक धुंधलापन आने लगे, तो समझ लेना कि वो तृतीयक अल्कोहल है। अंदर में कौन है, तृतीयक अल्कोहल है, 3 डिग्री अल्कोहल है। और अगर उसे धुंधलापन होने में, जैसे ही मैंने ल्यूकोस अभिकर्मक में अल्कोहल को डाला और डालने के बाद धुंधलापन बहुत देर से आया, यानी लगभग 5 से 10 मिनट बाद धुंधलापन आया, यानी एक धुआं निकला, तो समझ लेना वो द्वितीयक है। और याद रखना, ध्यान से समझना कि प्राथमिक अल्कोहल में क्या होता है कि जब उसमें तुम ल्यूकोस में डालोगे तो कमरे के ताप पर कोई क्रिया नहीं करता है, कमरे के ताप पे कोई धुंधलापन नहीं आता, मतलब कहे धुंधलापन आता ही नहीं है। और अगर धुंधलापन ना आए तो समझ लेना कि वो क्या है भैया, प्राथमिक अल्कोहल है। समझ रहे हो, यानी तुरंत धुंधलापन आ जाए तो तृतीयक, 4 से 5 मिनट बाद है तो द्वितीयक, और बहुत समय लगाए या फिर ना आए तो समझ लेना प्राथमिक। समझ रहे हो, तो इस परीक्षण का काम क्या होता है, अल्कोहल की पहचान करने के लिए एक तरह की बहुत ही सरल विधि होती है ल्यूकोस परीक्षण। उम्मीद करता हूं दिमाग में ठोक दिया होगा मैंने कि ल्यूकोस परीक्षण क्या होता है। ल्यूकोस परीक्षण ZnCl2 यानी जिंक क्लोराइड और HCl का एक घोल यानी मिश्रण होता है। इसमें अल्कोहल को डाला जाता है और अल्कोहल को डालने के बाद पता चलता है कि अल्कोहल प्राथमिक है, द्वितीयक है या फिर तृतीयक अल्कोहल है। समझ आई इतनी बातें, क्लियर हुआ इतनी बातें। अब चलते हैं अगले प्रश्न पे। अगला प्रश्न है फेहलिंग विलियन परीक्षण क्या होता है। फेहलिंग विलियन परीक्षण क्या होता है, याद रखना फेहलिंग विलियन परीक्षण जो होता है, याद रखना, या विलियन हटा करके फेहलिंग परीक्षण भी पूछा जा सकता है। याद रखना परीक्षण में कोई ना कोई एक तो आता ही है बाबू, ये बात आपको पता होगा। तो एल्डिहाइड की पहचान के लिए, एल्डिहाइड, इसे ऐसे पूछा जाएगा एग्जाम में, क्वेश्चन है एल्डिहाइड की पहचान के लिए कौन से परीक्षण का उपयोग किया जाता है, ये भी पूछा जा सकता है। या फिर सीधे सीधे आपको पूछ सकता है फेहलिंग परीक्षण के बारे में बताइए, या घुमा के पूछना होगा तो पूछेगा एल्डिहाइड की पहचान के लिए कौन से परीक्षण का उपयोग किया जाता है। तो ध्यान से समझिए, जब एल्डिहाइड को फेहलिंग विलियन में, जब एल्डिहाइड को फेहलिंग विलियन, अब होता क्या बता रहा हूं, जब एल्डिहाइड को फेहलिंग विलियन में के साथ अगर गर्म किया जाए, जब एल्डिहाइड को फेहलिंग विलियन के साथ गर्म किया जाता है, क्या किया जाता है बच्चा, गर्म किया जाता है,
तो क्यूप्रस ऑक्साइड, क्या क्यूप्रस ऑक्साइड का एक लाल भूरा रंग का अवक्षेप, अवक्षेप का मतलब पीपीटी होता है, अवक्षेप का मतलब जैसे किसी चीज को लिक्विड में डालो और वो घुलने के बजाय जम जाए, समझ रहे हो, अंदर में जाके जम जाए, तो जमने को ही अवक्षेप कहते हैं। ठीक है, तो क्यूप्रस ऑक्साइड नाम का लाल भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है। ठीक है, समझ आई मेरी बातें, लाल भूरा अवक्षेप प्राप्त होता है। और एक और मजे की बात सुनो कि फेलिंग विलयन में कीटोन के साथ यह परीक्षण नहीं देता है, कीटोन के साथ इसकी अभिक्रिया नहीं होती है। समझ आई मेरी बातें, ये फेलिंग विलयन की अभिक्रिया किसके साथ होती है बच्चा, फेलिंग विलयन की अभिक्रिया सीधे सीधे एल्डिहाइड को पहचानने की एक विधि है। ठीक है, यह शर्करा की जांच में भी उपयोगी है, यह शर्करा की जांच में भी उपयोगी है कि वो शर्करा है या नहीं। तो फेलिंग विलयन जब भी दिमाग में आए तो तुरंत एकदम बिना सोचे एकदम दिमाग में बैठा लीजिएगा कि एल्डिहाइड पहचानने की बहुत ही अच्छी विधि है, एल्डिहाइड पहचानने की बहुत ही अच्छी विधि मानी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा, ये याद रखिए, कीटोन में परीक्षण में भाग नहीं लेता, कीटोन के साथ अभिक्रिया नहीं करता। टॉलिन अभिक्रिया क्या होता है, टॉलिन अभिकर्मक क्या होता है, या टॉलिन परीक्षण क्या होता है, ये भी लगभग उसी तरह है जैसे एल्डिहाइड पहचानने की ही विधि होती है ये, लेकिन तरीका अलग है। यहां पे क्या होता है, ध्यान से समझिए, अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट को ही क्या कहा जाता है, टॉलिन अभिकर्मक कहा जाता है। अमोनियम सिल्वर नाइट्रेट को ही टॉलिन अभिकर्मक कहा जाता है। और इसका काम क्या होता है, ध्यान से समझिए, यह एल्डिहाइड को टॉलिन अभिकर्मक, ध्यान से समझिए, टॉलिन अभिकर्मक क्या करता है, एल्डिहाइड को के साथ अगर गर्म किया जाए, ठीक ना, टॉलिन अभिकर्मक के साथ अगर एल्डिहाइड को गर्म किया जाए तो ध्यान से समझना, एक चांदी की जो सफेद परत होती है ना, जिसे हम रजत दर्पण कहते हैं, जिसे चांदी किसको बोलते हैं, इसको बोलते हैं ना, तो गर्म करने पर परख नली के दीवार पर एक चमकीली चांदी की परत जम जाती है। ठीक है, और इसे रजत दर्पण कहते हैं, समझ रहे हो। और अगर ऐसा हुआ, ठीक है, अभिक्रिया करने पर अगर चांदी की उस शीशे के ऊपर चांदी की एक परत चढ़ गई गर्म करते दौरान, चमकीली सी, तो समझ लेना कि एल्डिहाइड है। और अगर कीटोन के साथ इसकी अभिक्रिया कराने की कोशिश करोगे तो कीटोन के साथ ये कोई रिएक्शन नहीं करता है। तो टॉलिन अभिकर्मक और फेलिंग विलयन को देखो तो एकदम लगभग सिमिलर है, बस वहां भूरा लाल रंग का अवक्षेप प्राप्त होता है और यहाँ पे रजत दर्पण प्राप्त होता है। सीधी सी बात है कि टॉलिन अभिकर्मक आएगा तो बोलोगे कि यह एल्डिहाइड के पहचानने की एक साधारण विधि है, एल्डिहाइड के पहचानने की साधारण विधि है। जब एल्डिहाइड को टॉलिन अभिकर्मक के साथ गर्म किया जाता है, जब एल्डिहाइड को टॉलिन अभिकर्मक के साथ गर्म किया जाता है तो यह रजत दर्पण बना लेता है या रजत दर्पण का निर्माण कर लेता है। चमकीली चांदी जैसी परत जम जाती है उसके दीवार पर, और जिसे हम रजत दर्पण कहते हैं। इससे यह पता चलता है कि जो अभिक्रिया हुई है उसमें एल्डिहाइड था, एल्डिहाइड होगा तभी रजत दर्पण बनेगा। और बाय डिफॉल्ट अगर वो कीटोन के साथ कराओगे तो अभिक्रिया ही नहीं होगा। समझ आई मेरी बातें, क्लियर हुआ ये, क्लियर हुआ ये। अगला आता है कार्बिल एमीन परीक्षण, ये भी पूछा जा सकता है, ये भी डायमंड क्वेश्चन है। ठीक है, याद रखना। तो इसको ऐसे उल्टा करके कैसे पूछेगा, प्राथमिक एमीन की पहचानने की कौन सी विधि है, या प्राथमिक एमीन की पहचान कैसे की जाती है, ऐसे भी पूछ सकता है। तो प्राथमिक एमीन की पहचान कार्बिल एमीन परीक्षण के द्वारा की जाती है। ठीक है, अब जैसे यहां कह रहा है कि जब प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलिक कोक के साथ गर्म किया जाता है तो अत्यंत दुर्गंध पदार्थ, ठीक ना, अत्यंत दुर्गंध पदार्थ बन जाता है। ठीक है, और वो दुर्गंध पदार्थ क्या होता है, आइसोसाइनाइड होता है। ठीक है, अगर बाय डिफॉल्ट अगर नहीं याद है तो बस इतना दिमाग में रख लेना कि जब प्राथमिक एमीन को क्लोरोफॉर्म और एल्कोहलीय, ठीक ना, एल्कोहलीय के साथ एल्कोहलीय को हटा दो, ठीक ना, एल्कोहल के साथ गर्म किया जाता है तो अत्यंत दुर्गंध पूर्ण पदार्थ प्राप्त होता है, जिसे हम आइसोसाइनाइड कहते हैं। क्या कहते हैं, आइसोसाइनाइड कहते हैं। ठीक है, आइसोसाइनाइड कहते हैं। और यह याद रखना, यह परीक्षण केवल प्राथमिक एमीन को ही देता है, यह परीक्षण केवल प्राथमिक एमीन ही देता है, यह परीक्षण केवल प्राथमिक एमीन ही देता है जो दुर्गंध पैदा हो रहा है आइसोसाइनाइड का, द्वितीयक एमीन तृतीयक एमीन नहीं देता है ऐसा। अगर यही प्राथमिक एमीन हटा करके द्वितीयक तृतीयक एमीन ले लिया जाए, अल्कोहल और क्लोरोफॉर्म के साथ गर्म किया जाए और सोचा जाए कि शायद दुर्गंध प्राप्त होगा इस तरह का आइसोसाइनाइड का, तो नहीं होगा, ये केवल प्राथमिक एमीन के साथ ऐसा देखने को मिलेगा। ठीक है, आगे अगर बढ़े
तो फिनॉल का परीक्षण ये भी पूछा जा सकता है। फिनॉल की उपस्थिति की जांच प्रयोगशाला में कैसे की जाती है? तो देखिए, फिनॉल के जलीय विलयन में उदासीन फेरिक क्लोराइड की कुछ बूंदे मिलाकर बैगनी रंग का विलयन प्राप्त कर लिया जाता है। ठीक है, यह फिनोलिक समूह की निश्चित पहचान बताता है। समझ आई मेरी बातें? ये फिनोलिक समूह की निश्चित पहचान बताता है। फिनॉल के जलीय विलयन में उदासीन फेरिक क्लोराइड, क्या उदासीन फेरिक क्लोराइड की कुछ बूंद अगर मिलाया जाए तो बैगनी रंग का विलयन प्राप्त करता है और यह फिनोलिक समूह की निश्चित पहचान कराने में मदद कराता है। ठीक है, आगे अगर चलें तो अब हम आ गए हैं नियम की तरफ। तो पहला नियम है राउल्ट का नियम। राउल्ट का नियम याद रखना, राउल्ट का नियम कभी भी लिखना तो ये फार्मूला जरूर लिखना, ये 4 चांद लगा देता है राउल्ट के नियम में। ठीक है, लाइट अभी फिलहाल आई है इसलिए वीडियो लाने में थोड़ा लेट हो रहा है। ठीक है, कोई टेंशन की बात नहीं है, ठीक ना, लेकिन दमदार टॉपिक है। जितने भी वीडियो आएंगे सारे दमदार टॉपिक आएंगे और सारे मजेदार टॉपिक आएंगे, इसलिए ज्यादातर बताया हुआ फंसेगा। चिंता करने वाली बात नहीं है। केमिस्ट्री किस तरह तैयार करना है, कैसे तैयार करना है, सब कुछ बता रहा हूं, बस आप ध्यान से देखते जाओ, समझते जाओ और सीखते जाओ और उसको तैयार करते जाओ। ठीक है, तो ध्यान दो। और प्लेलिस्ट में पूरा न्यूमेरिकल हो, चाहे रिएक्शंस हो, चाहे प्लेलिस्ट में चाहे वन शॉट वीडियोस हो, सब कुछ बना पड़ा हुआ है, उसको भी फॉलो करते रहिएगा। ठीक है, इधर तो मेरा वीडियो आता ही रहेगा। अगला है राउल्ट का नियम क्या होता है। राउल्ट का नियम क्या होता है, ध्यान से समझिए। राउल्ट के नियम को अगर समझना है तो मेरी बात को समझना पड़ेगा। इसे उल्टा करके ऐसे भी पूछ देता है कि वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है। ठीक ना, वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन क्या है। अब ध्यान से समझो। तो अगर राउल्ट के नियम को बेहतर तरीके से सीखना चाहते हो, नहीं तो लो भाई औरों की तरह मैं भी पढ़ देता हूं। किसी विलयन के वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन उसमें उपस्थित विलय के मोल प्रभाज के बराबर होता है। हो गया राउल्ट का नियम, रट लीजिए। अब फील करना चाहते हैं, महसूस करना चाहते हैं तो सुन लीजिए थोड़ा सा क्या है राउल्ट का नियम, मैं समझाता हूं। जैसे देखिए, एक मान लीजिए मैं कंटेनर लेता हूं इस तरह से, ध्यान से समझिएगा, एकदम फील करा दूंगा तगड़े तरीके से। मान लो मैंने एक कंटेनर लिया और कंटेनर में मैंने मान लो ए नाम का कोई द्रव लिया। इस कंटेनर में ए नाम का मैंने कोई द्रव लिया, समझने की कोशिश करो। और ये ए नाम के अलावा और कोई नहीं है, यानी ये शुद्ध है। क्या है? शुद्ध है भैया, शुद्ध द्रव है। क्या कह सकते हो? शुद्ध द्रव है। अब जब ये शुद्ध द्रव मैंने लिया, यहाँ पे क्या लिया भैया? शुद्ध द्रव लिया। अभी जब शुद्ध द्रव लिया है और यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, इसे गर्म कर रहा हूँ। शुद्ध द्रव को मैं क्या कर रहा हूँ भैया? गर्म कर रहा हूँ, टेम्परेचर दे रहा हूँ। ये हर कोई, और एक बात और याद रखिएगा, ये वाष्पशील है। वाष्पशील यानी वोलाटाइल है, वोलाटाइल लिक्विड है। वाष्पशील, वाष्पशील का मतलब होता है कि गर्म करने पे जब वो भाप में बदल जाए तो वाष्पशील है, और गर्म करने के बावजूद भी भाप में न बदले तो वाष्पशील नहीं होता है। जैसे उदाहरण के तौर पे ग्लूकोज, ग्लूकोज वाष्पशील नहीं है, यूरिया वाष्पशील नहीं है। अब आप ध्यान से देखो, अब मैं गर्म करते जा रहा हूँ, करते जा रहा हूँ। जैसे ही जैसे गर्म करते जाऊंगा तो अंदर में दबाव बढ़ता जाएगा, अंदर की तरफ दबाव बढ़ता जाएगा। गर्म करते जाऊंगा दबाव बढ़ता जाएगा, गर्म करते जाऊंगा दबाव बढ़ते जाएगा, और एक ऐसा स्थिति आएगा कि अंदर का दबाव बाहर के वातावरण के दबाव से ज्यादा हो जाएगा। अंदर का दबाव बाहर के वातावरण से ज्यादा हो जाएगा। जैसे बाहर का वायुमंडलीय दाब जो होगा, ठीक ना, वायुमंडलीय दाब चाहे जो भी हो, चाहे 1 ATM मान लेते थोड़ी देर के लिए, इससे जैसे बाहर के दाब से जैसे ही अंदर का दाब ज्यादा होगा तो ये क्या हो जाएगा, पूरी तरह से इस तरह से भाप बन करके निकलना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जब जेई नीट की तैयारी करोगे ना दोस्त, तब इसी तरह से डिटेल में पढ़ने में मजा आता है। ठीक है, तो ध्यान से समझो। अब यहां से क्या होगा, पूरी तरह से भाप बन करके निकलने लगेगा। ठीक, क्या निकल रहा है? वाष्प निकल रहा है। किसकी वजह से निकल रहा है? दाब लगाने की वजह से, दाब लगाने की वजह से। तो इसे बोला जाता है वाष्प दाब। यानी वाष्प में बदलने के लिए, वाष्प में बदलने के लिए जो दाब लगाया गया, दाब को हम पी लिख देते हैं। ठीक है, उसे क्या बोला गया? वाष्प दाब। अब एक मजे की बात बताता हूं, आप सुनना ध्यान से सुनना कि जब मैंने यहाँ पी लिखा, अब यहाँ ए का है तो यहाँ ए लगाना चाहो तो लगा सकते हो, हटाना चाहो तो हटा सकते हो। अब यहाँ शुद्ध द्रव का ये दाब है, शुद्ध द्रव, ए के अलावा कोई और है नहीं ना, तो शुद्धता को पहचान करने के लिए यहाँ नोड लगा दिया जाता है, यानी पी नोड बोला जाता है। नोड ये बता रहा है कि शुद्ध था। ठीक है, अब मैंने क्या दिमाग लगाया, मैंने इसी कंटेनर में, मैंने भैया इसी कंटेनर में, जो आपका एक कंटेनर है, ध्यान से समझिए, ये जो आपका कंटेनर है, सुन रहे हैं, अलग बना लेता हूं। अच्छा, ये जो आपका कंटेनर है, इसी कंटेनर में क्या था? पहले ए था, ए को रहने देते हैं जैसा था,
ये जैसा था वैसा रहने देते हैं, ये जिस तरह से था उसको रहने देते हैं, देखते जाओ मजा आ जाएगा तुम्हें। ए को जैसा है वैसा रहने देते भैया, ठीक है, ए को जैसा वैसे रहने देते हैं। लेकिन हम दिमाग क्या लगाते हैं, बाहर से हम कुछ मिला देते हैं, बाहर से कुछ मिला देते हैं। ये देखो हम बाहर से कुछ मिला देते हैं, ठीक है। बाहर से क्या मिलाया मैंने, एक पदार्थ मिला दिया, बाहर से बी नाम का कोई पदार्थ मिला दिया, बी नाम का कोई पदार्थ मिला दिया। और ये वाष्पशील भी हो सकता है और अवाष्पशील भी हो सकता है। तो मान लो मैं अवाष्पशील मिलाया, अवाष्पशील। अब अवाष्पशील पदार्थ मैंने मिला दिया बी, तो बी जगह जगह पे आकर के इस तरह से भर जाएगा, बी जगह जगह पे इस तरह से भर जाएगा। अब बी का काम क्या है, ध्यान से समझो। बी तो हमने डाल दिया अंदर में, लेकिन जब हम इसे गर्म करते हैं, जब हम इसे टेम्परेचर देंगे, तो दिक्कत की बात यह है कि जब गर्म होगा तो ए तो भाप बन जाएगा। क्यों? क्योंकि ये वाष्पशील है। लेकिन बी भाप नहीं बन पाएगा क्योंकि बी वाष्पशील नहीं है। लेकिन दिक्कत क्या है कि बी भाप तो नहीं बनेगा, लेकिन ए को भाप बनने से रोकने लगेगा, क्योंकि जगह जगह में बी है। तो ए जब ऊपर निकलने की कोशिश करेगा, ये बी है मान लो, ए ऊपर निकलने की कोशिश करेगा तो बी से टकराएगा, तो बी वाला रोकने की कोशिश करेगा। यानी कहने का मतलब है कि अब इसको भाप बनने के लिए क्या चाहिए, ध्यान से सुनना। अब इसको भाप बनने के लिए क्या कर रहा है, बी रुकावट कर रहा है। बी क्या कर रहा है भैया, रुकावट पैदा कर रहा है। समझ आए मेरी बातें? तो बी जब रुकावट पैदा कर रहा है, बी जब रुकावट पैदा कर रहा है, तो यहां पे क्या होगा कि अब इसे भाप बनने के लिए हमें टेम्परेचर ज्यादा देना पड़ेगा। टेम्परेचर क्या देना पड़ेगा, ज्यादा देना पड़ेगा और ज्यादा गर्म करना पड़ेगा। जब ज्यादा टेम्परेचर देंगे तो क्या होगा कि ये क्या होगा, फिर वेपराइज हो जाएगा, भाप बना लेगा। ये क्या हो जाएगा, भाप बना लेगा। क्या अब ये जो भाप बना, जो भी दाब लगा होगा, अब वो दाब जो है, वो जो दाब है क्या केवल शुद्ध ए का है या मिश्रण का है? तो कहोगे मिश्रण का है, क्योंकि यहाँ बी भी है और ए नाम का भी चीज है। तो यहाँ पे जो दाब आया, क्योंकि आपको पता है कि जब किसी भी कंटेनर में दो लोग हो जाते हैं तो मिश्रण हो जाता है, और उस मिश्रण को सॉल्यूशन बोला जाता है। सॉल्यूशन यानी विलयन, ठीक है। तो इसको बोला जाता है विलयन का वाष्प दाब। वाष्प नहीं बोलोगे, विलयन का दाब बोल लो, या विलयन का वाष्प दाब बोल सकते हो, विलयन का वाष्प दाब। क्यों मैंने यस लगाया, ये क्यों नहीं लिखा, और नोड क्यों नहीं लिखा? नोड शुद्धता के लिए दर्शाता है। अब इसमें शुद्ध नहीं रह गया, दो लोग मिल चुके हैं। अब 1 मिनट और दो, राउंड का नियम क्लियर हो जाएगा, ठीक है। क्यों ऐसा क्लियर कर रहा हूं, क्योंकि यहाँ पे जो फार्मूला है, ये फार्मूला भी प्रूफ कर दूंगा, तो क्या होगा, जब मेरा न्यूमेरिकल देखोगे तो ज्यादा बेहतर क्लियर कर पाओगे। अब ध्यान से समझने की कोशिश करो, बस ये 1 मिनट और लगेगा कि यहाँ पे इतनी बात तो समझ आ गई आपको, कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब मैंने क्या बोला कि जो दाब है यहाँ वाला, ध्यान से सुनिएगा, ए वाला जो दाब है, ये जो दाब है भैया पीएस वाला, ये कम हो जाता है। टेम्परेचर बढ़ेगा तो दाब क्या हो जाता है, इसके मुकाबले कम हो जाता है। इसके मुकाबले दाब क्या हो जाता है, कम हो जाता है। जैसे एग्जांपल दे रहा हूं कि अगर यहाँ पे दाब मान लो 100 लगा होगा, तो यहाँ पे दाब घट करके कितना आ गया होगा, मान लो 40 आ गया होगा, या फिर क्या कहते हैं 45 आ गया होगा, कुछ भी हो गया होगा। समझ आई मेरी बातें? तो तुम्हें करना क्या है, किसी ने पूछा ठीक है भाई दाब तो कम हो गया, जब हमने किसी चीज को मिलाया, जब किसी चीज को मिलाया तो विलयन का दाब क्या हो गया, कम हो गया। विलयन का दाब क्या हो गया, कम हो गया। समझ आई मेरी बातें? तो एक पागल इंसान होगा वो भी बता देगा कि इनमें अंतर कितना है। अगर आपसे कोई कहे कि आपके पास 10 रुपए था, 2 घंटे बाद 30 रुपए हो गया, तो बताइए कितने का अंतर है? तो कहोगे कितना सिंपल है, ज्यादा में से कम को घटा दो, 30 रुपए में से 10 को घटा दो, तो 20 रुपया का अंतर है, 20 रुपया गैप है ना 10 और 30 रुपया के बीच में। उसी तरह से ये जो 100 है वाष्प दाब, बड़े में से छोटे को घटा दो, तो जो आंसर आएगा कितना आएगा, 55 आएगा, हाँ या ना? ये जो 55 आया है घटाने के बाद, इसी 55 को बोला जाता है वाष्प दाब का अवनमन। क्या बोला जाता है, वाष्प दाब का अवनमन। यानी कहने का मतलब कि अगर पी नोड में से अगर तुम पी एस को घटा रहे हो, तो इसे बोला जाता है वाष्प दाब का अवनमन। और ये जो वाष्प दाब का अवनमन है, इसी वाष्प दाब के अवनमन में भैया, अगर ये वाष्प दाब का जो अवनमन है, इस वाष्प दाब के अवनमन में यही जो शुद्ध द्रव का वाष्प दाब था, उसका अगर अनुपात फिर से कर दिया जाए, यानी ये वाला जो वैल्यू है इसी को डिवाइड में कर दिया जाए। कहने का मतलब जो तुम्हारा 55 आया है, इस 55 में 55 क्यों आया, जब तुम 100 में से 45 घटाए थे, ठीक ना, और इसी 100 को फिर नीचे लिख दो, तो ये जो आएगा ना भैया, ये जो आएगा इसे बोला जाता है वाष्प
दाब का आपेक्षिक अवनमन कहा जाता है। वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन कहा जाता है। और ये जो वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन निकला है अभी ताजा ताजा, ये वाला दिख रहा है, वाष्प दाब का जो अपेक्षिक अवनमन है ये बराबर होता है मोल प्रभाज के। अब किसके मोल प्रभाज के? जो तुमने बाहर से मिलाया है। बाहर से क्या मिलाया? बी नाम के चीजों को मिलाया है ना। तो बाहर से जो तुमने मिलाया है वो कम मात्रा में है, और जो पहले से था वो ज्यादा मात्रा में, यानी ए बहुत ज्यादा मात्रा में था और जो बाहर से डाला वो थोड़ा कम मात्रा में था, ठीक ना। तो कम मात्रा वाला जो होता है, कम मात्रा वाला जो होता है उसका वाष्प दाब, उसका मोल प्रभाज क्या होता है? इसके वाष्प दाब के अपेक्षिक अवनमन के बराबर होता है। अब मोल प्रभाज क्या होता है? मोल प्रभाज क्या होता है? जैसे मान लो सपोज दैट यहाँ ए और बी है, यहाँ ए और बी, ए नाम की चीज मिली हुई है और बी नाम की चीज मिली हुई है। तो ए के मोलों की संख्या को n से लिख रहे हैं और ए को ऐसे। कई बार बता चुका हूं तो आप जान ही रहे हो मैं क्या लिखूंगा, ऐसा तो है नहीं पहली बार देख रहे हो वीडियो मेरा, ठीक है। तो ए की मोलों की संख्या और बी की मोलों की संख्या है, ठीक है। समझो मेरी बात को। मान लेते हैं ए जो इसके अंदर है उसके मोलों की संख्या मान लेते हैं 3 है, और बी जो इसके अंदर इसके मोलों की संख्या मान लेते हैं 7 है, ठीक है। तो तुम्हें किसका निकालना है? बी का मोल प्रभाज निकालना। मोल प्रभाज को एक्स बी कहते हैं, ठीक है। तो जिसका तो मोल प्रभाज निकालते हो उसके मोलों की संख्या ऊपर लिखते हो और बाकी दोनों को जोड़ देते हो, बाकी दोनों के मोलों को जोड़ देते हो। यानी कहने का मतलब 100 बात की एक बात है, जिसका तो मोल प्रभाज निकाल रहे हो उसके मोलों को बटे के ऊपर रखो और बाकी दोनों को जोड़ दो, और जो आंसर आएगा इसे ही बोलते हैं मोल प्रभाज। तो अब यहां पे ध्यान से देखा जाए तो बी कम मात्रा में है, तो कम मात्रा वाले के मोलों की संख्या को हम स्मॉल n कह देते हैं, और ये ज्यादा मात्रा में है तो इसके मोलों की संख्या को कैपिटल N कह देते हैं, ठीक है। याद रहेगा। तो हमें किसका निकालना? बी वाले के मोलों की संख्या निकालना है। किसका? बी वाले के। तो अगर हम यहां पे लिखना चाहें तो क्या ईमानदारी से बताओ, हम यहाँ बी वाले को लिख रहे हैं तो बी वाला कम मात्रा में इसलिए उसके मोलों की संख्या स्मॉल n से, और स्मॉल n प्लस कैपिटल N लिख सकते हैं कि नहीं? ईमानदारी से बताओ, इतना लिखा जा सकता है? ये जो अभी मैंने लिखा है यही आपका राउल्ट का नियम है। यही आपका क्या है? राउल्ट का नियम है। जब भी राउल्ट का नियम देना तो ये फार्मूला 100 में 100% लिखना। समझ आए मेरी बात है? ये फार्मूला 100 में 100% लिखना दोस्त। अब यही बात देखो, मैं जो यहाँ बोला कि ये क्या है, अब इसको जान ही गए हो, वाष्प दाब का अपेक्षिक अवनमन, और ये क्या है? आपका मोल प्रभाज है बिले का जो बाहर से मिलाया गया था। ये दोनों आपस में क्या है? बराबर है कि नहीं? अब राउल्ट के नियम को पढ़ो, क्या लिखा हुआ। अब तुम्हें ना रटा हुआ टाइप का नहीं लगेगा। क्या लिखा है कि किसी विलयन, जो ये विलयन बना है ना, विलयन दो लोगों का मिश्रण, किसी विलयन में वाष्प दाब का आपेक्षिक अवनमन और उसमें उपस्थित बिले कौन है? जो कम मात्रा में कौन है? जो बाहर से डाला गया। बी वाला क्या है? बिले है, ठीक ना। बिले का मोल प्रभाज के बराबर होता है, इसे ही राउल्ट का नियम कहते हैं, और नीचे में फार्मूला लिख देना। अब बताओ ईमानदारी से समझ आया कि नहीं? क्लियर हुआ या नहीं? राउल्ट का नियम क्लियर हुआ? फार्मूला भी समझ आया कैसे लाया गया? क्लियर हुआ? यह याद रखना, राउल्ट, ये नीचे भी लिख दिया, यह नियम केवल तनु और अवाष्पशील विलेय पदार्थों के लिए लागू होता है, ठीक है। अब क्योंकि देख लो विलेय पदार्थ जो मैं डाला था वो अवाष्पशील था, ठीक है। अगले प्रश्न की तरफ चले। कोलराउस का नियम क्या है? अब कोलराउस का नियम कैसे कहते हैं, ध्यान से समझना। अभी देखो मैं यहाँ डेफिनेशन नहीं पढ़ा, डायरेक्ट चल गया कुछ तुम्हें समझाने, क्योंकि मैं जान रहा हूं कि कोलराउस का नियम अगर तुम सीख गए और मोलर चालकता के बारे में जान गए तो बहुत बड़ा खेल हो जाएगा, क्योंकि इस बार मोलर चालकता पे न्यूमेरिकल 100% पूछा जाएगा। 100%। समझ रहे हो? मोलर चालकता का फार्मूला याद है ना? मोलर चालकता m इक्वल टू क्या होता है? बताया हूं ना कई बार, कापा इंटू 1000 बटे सांद्रता। समझ रहे हो? याद है मोलर चालकता? तो देखो मेरी बात को समझने की कोशिश करो। जैसे मान लो मैंने NaCl लिया है, ठीक है। अभी NaCl को मैं कहीं डाला नहीं हूं, जब कहीं इसको डालूंगा नहीं तो ये टूटेगा नहीं, यानी अभी ये टूटा नहीं है, साथ में जुड़ा हुआ है। टूटेगा तो जन्म करते हुए Na के ऊपर प्लस आ जाएगा और Cl के ऊपर माइनस आ जाएगा। अभी मैंने इसको कहीं मिलाया नहीं है, अभी ये नॉर्मल है। अगर ये नॉर्मल है, टूटा नहीं है, ठीक है। और ये याद रखना, बहुत पतला है, बहुत पतला, यानी अनंत तनुता पे जो काम होती है। अनंत तनुता, तनु शब्द का मतलब होता है जैसे मेरे हाथ में एक गिलास यहाँ है, एक गिलास यहाँ है, इसमें भी एक गिलास पानी है, एक गिलास इसमें भी पानी है। इसमें अगर मैं 1 चम्मच चीनी डाल दूं और इस वाले में 20 चम्मच चीनी डालूं तो बताओ गाढ़ा कौन होगा, मीठा कौन ज्यादा होगा? ये वाला ना। तो जो ज्यादा गाढ़ा हो जाएगा
यानी इसमें विलेय की मात्रा ज्यादा है जो बाहर से मिलाए हो। जो बाहर से मिलाते हो उसे विलेय कहते हैं, और जिसमें मिलाते हो वो विलायक होता है। विलायक हमेशा ज्यादा मात्रा में होता है विलेय के मुकाबले। विलायक विलायक हमेशा ज्यादा होता है किससे? विलेय की अपेक्षा। विलायक क्या होता है? बहुत ज्यादा मात्रा में होता है किसके मुकाबले भैया? विलेय के मुकाबले। अब मैं जो कह रहा हूं उसे सुनो, बड़ी खास बात बता रहा हूं कि मैं क्या कह रहा था कि तनु और सांद्र क्या होता है। तो जो ज्यादा गाढ़ा होगा वो सांद्र होगा, जो कम गाढ़ा होगा तनु होगा। तो तनु का मतलब पतला विलयन होगा, पतला हो गया, कम डाले थे पतला है ना, ये गाढ़ा हो गया। तो इसे इतना पतला कर दो, इतना पतला कर दो कि अनंत तनुता पे पहुंच जाए। अनंत तनुता यानी हद से ज्यादा पतला, हद से ज्यादा पतला। तो अनंत तनुता पे ये जो है ये वाला ये NaCl, ठीक है, अनंत तनुता पे NaCl की मोलर चालकता जो है उस समय हम कैपिटल लैम्डा बोलेंगे। जब ये टूटा नहीं होगा तो उस समय क्या बोलेंगे? कैपिटल लैम्डा बोलेंगे। इसकी मोलर चालकता जो भी रही हो, अभी थोड़ी देर के आपको समझाने के लिए मान लेते हैं इसकी मोलर चालकता 100 है। मान लेते हैं इसकी मोलर चालकता कितनी है? 100, ठीक है। और जब हम इसको किसी जलीय विलयन में डालें, जब हम इसको किसी जलीय विलयन में डालें, किसको भैया? NaCl को, तो क्या हुआ? जब इसको हमने डाला तो Na अलग हो गया प्लस के रूप में, और Cl अलग हो गया, Na अलग हो गया प्लस के रूप में, Cl अलग हो गया। इस तरह से अरबों खरबों होंगे, हाँ या ना? इस तरह से बहुत सारे होंगे, ठीक ना? इस तरह से अलग हो गए टूट करके जब मैंने NaCl पानी के अंदर डाला। तो अब मैंने एक चीज नोटिस किया कि पानी के अंदर डालने से पहले इसकी जो मोलर चालकता थी, पानी के अंदर डालने से पहले, जलीय विलयन में डालने से पहले NaCl की जो मोलर चालकता थी, और डालने के बाद जो दो लोग टूट गए तो अलग अलग जिनकी मोलर चालकता, मैंने इसका अलग से निकाला मोलर चालकता। जब टूटने के बाद मोलर चालकता को स्मॉल लैम्डा से लिखा जाता है, ठीक है। कोलराउस का नियम का अनुप्रयोग पढ़ोगे तो समझ आएगा। अब यहाँ पे Na प्लस कर दिया मैंने, और Cl का जब मैंने मोलर चालकता निकाला तो इसे Cl माइनस कर दिया। और मैंने बड़ा खास चीज नोटिस किया, मैंने बड़ी मजेदार चीज नोटिस की कि जब इन दोनों को मैंने जब जोड़ा, तो एग्जाम्पल के तौर पे मान लो ये 40 है और ये मान लो सपोज दैट 60 है, तो जब मैं दोनों की मोलर चालकता को जोड़ा भैया तो 100 मिला यार। यानी टूटने से पहले, पानी में डालने से, जलीय विलयन में डालने से पहले इस वाले की मोलर चालकता जो थी, और जलीय विलयन में डालने के बाद जब ये दो लोग टूट गए तो टूटने के बाद इसकी मोलर चालकता और इसकी मोलर चालकता जो है, इन दोनों को जब जोड़े तो रे बाप रे बाप उतना ही मिला जो पहले था। इसका मतलब ये कह सकते हो कि अनंत तनुता पे किसी, याद रखना, अनंत तनुता पे किसी भी पदार्थ की मोलर चालकता, ठीक है, और उसे घोले जाने के बाद उसके धन आयन और ऋण आयनों की मोलर चालकता के योगफल के बराबर होता है। यानी मैं क्या कह रहा हूं कब से? यही कह रहा हूं ना कि मोलर चालकता जो होती है डालने से पहले वो पॉजिटिव वाले मोलर चालकता और निगेटिव वाले मोलर चालकता, किसके? निगेटिव वाले मोलर चालकता के योगफल के क्या होता है? बराबर होता है। यही मैं बोल रहा हूं, इसे ही कोलराउस का नियम कहते हैं। अब मैं इसे पढ़ रहा हूं, अगर समझ ना आए तो आप कमेंट में गाली देके चले जाओ, लेकिन ध्यान से देखो, आपको मजा आएगा, ठीक है। किसी विद्युत अपघट्य के अनंत तनुता पर, यही है ना, अनंत तनुता पर मोलर चालकता, मोलर चालकता यहां पे ऐसे लिखेंगे, ठीक है। मोलर चालकता उसके धन आयनों और ऋण आयनों की व्यक्तिगत मोलर चालकताओं के योगफल के बराबर होता है। व्यक्तिगत काट भी सकते हो, ठीक है। हाँ, धन आयन और ऋण आयनों की मोलर चालकता के बराबर होता है। इसे ही हम कोलराउस का नियम कहते हैं, ठीक है। इसका उपयोग दुर्बल वैद्युत अपघट्य की चालकता निकालने के लिए किया जाता है। इसका उपयोग किसके लिए किया जाता है? दुर्बल वैद्युत अपघट्य की चालकता निकालने के लिए किया जाता है। अब एक मजे की बात बताता हूं, आपके 7 सेट में जो उत्तर प्रदेश में पूछा जाएगा, उसमें किसी एक सेट में सीधे कोलराउस का नियम न पूछ करके ये पूछेगा कि कोलराउस के नियम को परिभाषित करने के साथ साथ इसका एक अनुप्रयोग लिखिए। अनुप्रयोग लिखिए, तब क्या करोगे? तो अनुप्रयोग मैं करके दिखाता हूं इसी के साथ। अगर कोलराउस के नियम का अनुप्रयोग पूछ दिया तो क्या करोगे? तो अनुप्रयोग बता रहा हूं कोलराउस के नियम का, जरूर पूछा जाता है। तो जब अनुप्रयोग पूछे तो ऐसे हेडिंग लगा लेना, और एग्जाम्पल के तौर पे तुम दिखा देना कि मैं कौन सा ले रहा हूं। मैं दुर्बल वैद्युत अपघट्य ले रहा हूं। कैसा ले रहा हूं? दुर्बल वैद्युत अपघट्य ले रहा हूं। और वो कौन है दुर्बल वैद्युत अपघट्य? CH3COOH ले रहा हूं। एसिटिक एसिड कहते हैं, एसिटिक अम्ल कहते हैं।
तो इसको डालने से पहले कैसे दिखेगा? डालने से पहले कैपिटल के साथ दिखेगा CH3 COOH, हाँ या ना? अब मान लो इसको तुमने किसी जली विलयन में डाल दिया, तो डालने के बाद ये क्या होगा? दो हिस्से में टूट जाएगा। दो हिस्से में जब ये टूटता है तो कैपिटल लैम्डा स्मॉल लैम्डा में बदल जाता है। जब ये टूटेगा तो कैपिटल लैम्डा किस में बदल जाएगा? स्मॉल लैम्डा में। तो टूटने के बाद क्या होगा? CH3COO जो होगा, CH3COO जो होगा वो निगेटिव के साथ आ जाएगा। ठीक है, किसके साथ आ जाएगा? निगेटिव के साथ। और जो H प्लस है वो क्या रहेगा आपका? पॉजिटिव के साथ रहेगा। यहां तक समझ आया नहीं? क्लियर हुआ यहां तक? कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। अब यहां तक हो जाने के बाद आप ध्यान से समझना, इसमें आप जानबूझ करके नमक डालते हो NaCl, जले पे नमक छिड़कना, यानी NaCl डालोगे। और NaCl ऐसे ही तो ला नहीं दोगे। मैथमेटिक्स क्या कहता है कि आप अगर अजर्रा कोई चीज तो नहीं घुसेड़ दोगे ना। तो हम जानबूझ करके, जैसे मैथमेटिक्स में नहीं होता, आवश्यकता पड़ने पे एक बार जोड़ देते हैं और एक बार घटा देते हैं, यानी 1 जोड़ा और 1 घटा दिया, या 2 जोड़ दिए 2 घटा दिए। उसी तरह यहां पे हम कैपिटल लैम्डा के साथ NaCl को एक बार प्लस करेंगे और एक बार NaCl को माइनस कर देंगे। ठीक है, माइनस वाले के साथ कोई छेड़खानी नहीं होगी, ये प्लस वाले को तोड़ देंगे दो हिस्से में। देखना मजे की चीज, इसको ऐसा ही रहने दो, CH3 COO माइनस, फिर क्या है? प्लस H प्लस। फिर ये जब दो हिस्सों में टूटेगा तो स्मॉल लैम्डा में बदल जाएगा, Na के ऊपर आ जाएगा प्लस और प्लस Cl के ऊपर आ जाएगा नेगेटिव। और ये जो है कैपिटल लैम्डा, इसको ऐसे ही रहने दो। न्यूमेरिकल में भी काम देगा ये मेरा तरीका, न्यूमेरिकल में। ठीक ना? न्यूमेरिकल वैसे मैंने कराया है, प्लेलिस्ट में मिल जाएगा, लेकिन चिंता मत करिए, न्यूमेरिकल का भी एक वीडियो आएगा 1 शॉट। ठीक है, न्यूमेरिकल का आएगा, रिएक्शन का आएगा, परिभाषा का अलग से वीडियो आएगा, टिक आउट वाला वीडियो आएगा। ठीक ना? लाइट कट जाने की वजह से नहीं आया, नहीं तो अब तक वीडियो आ चुका होता। समझ रहे हो ना? काफी सारे वीडियो आगे होते हैं, थोड़ा सा किस्मत साथ नहीं दे रहा है लाइट का। ठीक ना? परिस्थिति भी उतनी ज्यादा सही नहीं है कि तुरंत जाके जनरेटर खरीद के ले आए। ठीक है, तो ध्यान से समझो। नहीं तो आपके लिए तो इतना जरूर करता मैं। अब ध्यान से देखो, आपको करना क्या है, मैं जो बोलूं उसे सुनना। ये जो है आपका CH3 COO माइनस, अगर आप ध्यान से देखो तो ये किसके साथ टूटा था? प्लस के साथ। तो प्लस से ये प्लस पहले इसके साथ था, प्लस टूट के हट गया है, तो ये तो जाहिर सी बात है, इसका मतलब H प्लस वापस नहीं आने वाला है इसके साथ जुड़ने, क्योंकि खुद ही इसी से टूटा है हुआ है। तो अब माइनस को तो चाहिए प्लस। अब प्लस दिख रहे हैं 2 लोग, एक यहाँ एक यहाँ, ये वाला जाएगा नहीं, तो जाहिर सी बात है कौन ले लेंगे हम? Na प्लस। क्लियर हुआ? ब्रैकेट कर लिए, फिर प्लस आती है हमारी H प्लस की। अब इसके साथ किसको रखें? H प्लस को चाहिए निगेटिव, तो निगेटिव वाला किसको लेते हैं? Cl माइनस को। ठीक है, अब इसको भी ब्रैकेट कर लेते हैं। अब हमारे पास जो बच गया बाहर में उसको रहने देते हैं जैसा है वैसे, NaCl। आखिरी स्टेप खत्म हो जाएगा इसके बाद। अब आप ध्यान दीजिए, जब कैपिटल होता है तो टूट के स्मॉल बन जाता है, तो 2 लोग स्मॉल हैं अगर जुड़ेंगे तो क्या बन जाएंगे? कैपिटल बन जाएंगे। क्या हो जाएगा? CH3 COO Na हो जाएगा, प्लस यहाँ एक प्लस और ये माइनस है, यहाँ प्लस हो गया। ठीक ना? ये स्मॉल लैम्डा है, जब ये जुड़ेंगे तो क्या हो जाएंगे? कैपिटल लैम्डा और मिलके H और Cl बना लेंगे, यानी HCl। फिर माइनस ए जो है, ये देखो, इस पे न्यूमेरिकल भी पूछा जाता है। न्यूमेरिकल कैसे पूछता है? आपको वैल्यू दे देगा इन सब का, समझ रहे हो? इसका वैल्यू दे देगा, इसका वैल्यू दे देगा, इसका वैल्यू दे देगा, कहेगा इसकी मोलर चालकता बताइए क्या होगा। समझ आई मेरी बात? क्लियर हुआ यहाँ तक? यहाँ तक क्लियर हुआ? आपको कैसे दे देगा? बोल देगा कि यहाँ पे CH3 COO Na का वैल्यू है 0 या 1.2345, इसका वैल्यू दे देगा 2.346, ऐसे समथिंग करके कुछ वैल्यू दे देगा। यहीं पे पुटअप करके आपको रखना होता है, मैं कराऊंगा, चिंता मत करिए। ठीक है, अगले प्रश्न पे चलते हैं। फैराडे के वैद्युत अपघटन का नियम। फैराडे के वैद्युत अपघटन का 2 नियम होता है। ठीक है, ध्यान से समझिए। पहला नियम आपको समझाने से पहले यहाँ मैं समझा देता हूँ। देखिए, ये जो आपका वैद्युत अपघटनी सेल होता है इस तरह से, तो आपको पता ही होगा इसमें कि 2 ठो इलेक्ट्रोड डालते हैं अंदर में। क्या डालते हैं? 2 ठो इस तरह इलेक्ट्रोड होता है। ठीक ना? इस तरह 2 इलेक्ट्रोड होता है। ठीक ना भैया? क्या होता है? 2 इलेक्ट्रोड होता है, और यहाँ पे हम लोग इस तरह बैटरी से कनेक्शन दे देते हैं। ठीक है, बैटरी से क्या कर देते हैं? कनेक्ट।
तो ये प्लस वाला है तो ये प्लस वाला टर्मिनल है, माइनस वाला है माइनस वाला टर्मिनल। अब इसके अंदर क्या होता है, इलेक्ट्रोलाइट यानी वैद्युत अपघट्य डाल देते हैं। वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, अगर आपसे कोई पूछ ले कि वैद्युत अपघट्य विलयन क्या है, दुर्बल वैद्युत अपघट्य और प्रबल वैद्युत अपघट्य क्या होता है, तो वैद्युत अपघट्य किसे कहते हैं, ऐसा विलयन जो धन आयन और ऋण आयन में टूट जाए, ऐसा विलयन जो प्लस और माइनस में ब्रेक हो जाए, उसे क्या कहते हैं, वैद्युत अपघट्य कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चा, वैद्युत अपघट्य कहते हैं। और वैद्युत अनअपघट्य क्या होता है, जो आयन में न टूटे, जैसे ग्लूकोज यूरिया ये सब आयन में नहीं टूटते। समझ आए मेरी बातें। और याद रखना जो आयन में नहीं टूटते, जैसे मैंने अभी ग्लूकोज का नाम लिया C6H12O6, जो आयन में नहीं टूटते उनका वन ठप गुणांक हमेशा 1 होता है। याद रखना जो आयन में नहीं टूटते हैं उनका वन ठप गुणांक 1 होता है। टिक आउट में अगर पूछे तो काम देगा। अब देखो यहाँ पे ध्यान से समझने वाली बात है कि यहाँ पे जो है, जैसे मान लो यहाँ पे Na और यहाँ मान लो Cl है, ठीक है, ये प्लस वाला माइनस की तरफ जाएगा, माइनस वाला प्लस की तरफ जाएगा, समझे, यानी जाके चिपकने लगते हैं, इकट्ठा होने लगते हैं। तो अगर मान लो मैं कह रहा हूं कि यहाँ पे आकर के Na इस तरह से स्टोर होता जाएगा, चिपकता जाएगा चिपकता जाएगा चिपकता जाएगा, तो Na प्लस जितना ज्यादा होगा उतना ही ज्यादा चिपकेगा। हाँ या ना में जवाब चाहिए। उतना ही ज्यादा चिपकेगा, और उतना ही ज्यादा चिपकेगा तो मास यानी वजन उतना ही ज्यादा इकट्ठा होगा, मास यानी वजन, समझ रहे। और ये क्या है, एक तरह का आवेश है, चार्ज। क्या है, चार्ज। इसका मतलब ये कह सकते हो कि जितना ज्यादा चार्ज उतना ज्यादा मास यहाँ पे इकट्ठा होगा। मास का मतलब द्रव्यमान। और पता ही है कि जितना ज्यादा चार्ज होगा उतना ही ज्यादा मास होगा। चार्ज और ज्यादा होता, Na प्लस और ज्यादा होता, चार्ज का मतलब आवेश, आवेश और ज्यादा होता तो यहाँ पे मास और ज्यादा डिपॉजिट होता, आवेश और ज्यादा होता तो मास और ज्यादा डिपॉजिट होता। इसका मतलब चार्ज जितना ज्यादा होगा मास उतना ही ज्यादा डिपॉजिट होगा। एक के बढ़ने से दूसरा अगर बढ़ता है तो वहां क्या लगता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगता है, पता है ना, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लगता है। यही चीज यहाँ आपको फार्मूले में देखने को मिलता है, ठीक है। यही चीज यहाँ पे फार्मूले में, आपको फार्मूला लिखा नहीं है लेकिन आपको देखने को मिलेगा। तो फैराडे का प्रथम नियम क्या है, इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा प्रवाहित आवेश के समानुपाती होता है। यह है इसका पहला नियम। बड़ी सरल भाषा में है कि इलेक्ट्रोड पर मुक्त पदार्थ की मात्रा, मात्रा का मतलब द्रव्यमान यानी वजन, वो क्या होता है भैया, वो होता है आवेश के समानुपाती। यानी ये कह सकते हो कि Q डायरेक्टली प्रोपोर्शनल यम होता है। और ये बात आप जानते हो, ये जैसे ही डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हटेगा तो जेड आ जाता है। क्या आ जाता है, जेड आ जाता है। क्लियर हुआ, मजा आया। आगे बढ़ते हैं। दूसरा नियम क्या है, जब समान विद्युत धारा लगाई जाती है, ध्यान से समझो, जब समान विद्युत धारा लगाई जाती है या प्रवाहित की जाती है तो उत्सर्जित पदार्थों की मात्रा जो होती है, उत्सर्जित पदार्थों की जो मात्रा होती है उसके समतुल्य भार के समानुपाती होती है। ये इसका दूसरा नियम है, इसका दूसरा नियम है। और डिटेल में जानने के लिए, और ज्यादा डिटेल में जानने के लिए आप विद्युत रासायनिक सेल वाले को जाकर के एक बार देखोगे, समझ रहे हो, तो और ज्यादा बेहतर समझ पाओगे। समझ आई मेरी बातें। अगले पे चलते हैं। अगला है मार्कोनिकॉफ का नियम बताइए। मार्कोनिकॉफ का नियम भी पूछा जाता है। अब कहोगे मार्कोनिकॉफ का नियम, हाँ पूछा जाता है, ठीक ना। मार्कोनिकॉफ के बाद क्या आएगा, हमारा हेनरी का नियम आएगा, ठीक है। तो मार्कोनिकॉफ का नियम क्या होता है, तनी देख लीजिए, बहुत इजी है, मैं आपको समझा रहा हूँ। मार्कोनिकॉफ क्या होता है, मार्कोनिकॉफ रूल क्या होता है, जैसे मान लो CH3 CH2 डबल बॉन्ड CH2 इस तरह से लगा हुआ है, मान लो, ठीक है। ध्यान से समझो, यहाँ पे हाइड्रोजन एक नहीं रहेगा, बैलेंस नहीं हो पाएगा, एक ही हाइड्रोजन रहेगा, ठीक ना, इस तरह से है। अब मान लो इसकी अभिक्रिया में, याद रखो, HBr के साथ करा रहा हूं। इसकी अभिक्रिया किसके साथ करा रहा हूं, HBr के साथ। इस तरह से समझने की कोशिश करना। तो ये अभिक्रिया होने से पहले, HBr की अभिक्रिया जब कराओगे, गर्म करोगे, तो अभिक्रिया होने से पहले बॉन्ड पहले टूटेगा। क्या टूटेगा, बॉन्ड। अगर आप कहो तो मैं यहाँ पे आपको साइड में समझा देता हूँ। ये जरूरी भी है मार्कोनिकॉफ, क्योंकि याद रखना 5 नंबर में आपको पूछा जाता है, ऐसे आधा अभिक्रिया देके छोड़ देगा, ऐसे तीर बना के, और उधर आपको अभिक्रिया को कंप्लीट करना होगा। अगर आपने अनसॉल्व देखा होगा, PYQ प्रीवियस ईयर का पेपर देखा होगा, तो आप भली भांति मेरी बात से परिचित होंगे। अब आप ध्यान से देखो मैं क्या कहना चाह रहा हूं। जैसे ही इसे करोगे तो CH3 CH इस तरह से बॉन्ड ब्रेक हो जाएगा। समझ आए मेरी बात है। बॉन्ड क्या हो जाएगा भैया, इस तरह से ब्रेक कर जाएगा। अब जैसे ही बॉन्ड ब्रेक होगा तो मार्कोनिकॉफ रूल यह कहता है कि हाइड्रोजन जिधर ज्यादा है, हाइड्रोजन जिधर ज्यादा है उधर ये वाला हाइड्रोजन जाकर के डिपॉजिट हो जाएगा, और कम वाले हाइड्रोजन की तरफ ब्रोमीन चला जाएगा। हो गया, अभिक्रिया खत्म। इसी को यहां लिख दिया जाएगा, CH3 CH डबल बॉन्ड की जगह सिंगल बॉन्ड हो जाएगा,
यहाँ एक बॉन्ड खाली है, यहाँ क्योंकि जब ये बॉन्ड डबल है ऐसे टूटेगा ना ऐसे, तो एक यहाँ भी स्पेस मिल जाएगा, एक यहाँ भी जोड़ने के लिए। तो यहाँ यह ज्यादा वाले हाइड्रोजन के देखो, यहाँ हाइड्रोजन 2 है और यहाँ हाइड्रोजन 1 है, तो ज्यादा वाले की तरफ हाइड्रोजन चला जाएगा और कम वाले की तरफ Br। यही सेम रिएक्शन मैं रखता हूँ। अब देखना ना, एंटी मार्कोनिकॉफ सीख जाओगे इसी बहाने, जब समझा ही रहा हूँ तो चलो थोड़ा सा और मेहनत कर देता हूँ, ठीक है, क्योंकि जब ऑर्गेनिक पढ़ाऊंगा रिएक्शन वाली चीजें तो आपको मदद मिलेगी। अगर यहाँ कोई पराऑक्साइड यानी कोई कैटलिस्ट यानी उत्प्रेरक रख दिया जाए, जैसे मान लो मैंने पराऑक्साइड रख दिया, क्या रख दिया, पराऑक्साइड, तो क्या होगा कि अब ये मार्कोनिक ऑफ रूल एंटी मार्कोनिक ऑफ में बदल जाएगा। यानी कहने का मतलब अब जिधर ज्यादा हाइड्रोजन है उधर ब्रोमीन चला जाएगा और कम वाले हाइड्रोजन की तरफ हाइड्रोजन आ जाएगा। ये है एंटी मार्कोनिक ऑफ रूल। अब बताओ समझ आया? यही बात यहाँ कही गई है कि जब किसी असममित एल्किल, ये लिखा ना, एल्किन पर HBr जैसे अभिकर्मक का योग होता है, तो अभिकर्मक का ऋणात्मक भाग यानी ब्रोमीन वाला ऋणात्मक भाग कार्बन परमाणु से जुड़ जाता है, जिस पर हाइड्रोजन परमाणु की संख्या सबसे कम होती है। समझ रहे हो? जिस पर हाइड्रोजन कम होता है उस पर Br जुड़ जाता है। कब? जब मार्कोनिक ऑफ रूल होता है। और ज्यादा वाले हाइड्रोजन की तरफ कौन जुड़ जाता है? H जुड़ जाता है। इसे ही मार्कोनिक ऑफ का नियम कहते हैं। ईमानदारी से बताओ समझ आया? अगला है हेनरी के नियम को बताइए। तो हेनरी का नियम भी पूछा जा सकता है। तो हेनरी का नियम बहुत इजी है। अभी आपने अगर वो राउल्ट का नियम समझा होगा तो बड़ा इजी तरीके से समझ जाओगे हेनरी का नियम। तो कह रहा है कि स्थिर ताप पर, ताप स्थिर रहना चाहिए यानी कांस्टेंट टेम्परेचर, स्थिर ताप पर किसी विलायक के निश्चित आयतन में घुली गैस का द्रव्यमान उस गैस के वाष्प दाब के समानुपाती होता है। उस गैस के वाष्प दाब के क्या होता है? समानुपाती होता है। इसे ही कहा जाता है हेनरी का नियम। इसका उपयोग गोल्ड डिस्क मेकर की विलेयता बढ़ाने में या फिर गोताखोर के सिलेंडर में किया जाता है। ठीक है, तो ये सब उदाहरण छोड़ो, बस इतना ध्यान में रखना जो मैंने बोला है। समझ आई मेरी बातें? यहां तक क्लियर हुआ आपको? अब दोस्तों यहां तक आपको क्लियर हो गया तो आप अगर इस वीडियो में ध्यान से देखो तो आपको नियम और क्या कहते हैं परीक्षण दोनों क्लियर कर दिया। तो अब आप कहोगे कि सर ये जो नियम परीक्षण बताए हैं इससे बाहर तो नहीं आएगा ना? तो ये जो नियम और परीक्षण बताया गया मेरे भाई, ये पूरी बुक का ही है। अब नियम तुम खोजोगे तो इससे ज्यादा नियम नहीं मिलेगा केमिस्ट्री में, परीक्षण खोजोगे तो इससे ज्यादा परीक्षण मिलेगा ही नहीं। तो कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ गया ना कि अब आएगा तो इसी में से आएगा। समझ रहे हो? अब इस वीडियो के बाद अगला वीडियो जो आने वाला है वो हमारा निर्माण विधि पे आने वाला है, यानी बनाने की 5 निर्माण विधि, एमीन बनाने की 5 निर्माण विधि, कीटोन बनाने की 5 निर्माण विधि, एसीटोन बनाने की निर्माण विधि, एसिटल्डिहाइड बनाने की, क्लोरोफॉर्म बनाने की, फिनॉल बनाने की, अल्कोहल बनाने की। इसमें इतने सरल तरीके से, इतने इजी तरीके से मैं क्लियर किया हूं कि आपको मजा आ जाएगा। पहले इस वीडियो को देख करके आप तैयार करते रहिए, तब तक मेरा वीडियो आते रहेगा। ठीक है, लाइट कटने की वजह से थोड़ा सा ये वीडियो बहुत लेट में पब्लिक कर रहा हूं। उम्मीद करता हूं कि आप जगह होंगे, इस वीडियो को जरूर देखेंगे और इस वीडियो को ढेर सारा प्यार देंगे। जय हिंद।